महंगाई से डर तब ज्यादा सताने लगता है जब आपको अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने भी जरूरी हो और बाजार में उनकी कीमतें बेलगाम होती रहें। दूध, सब्जी, फल, राशन, दवा, ईंधन यानी रसोई गैस और पेट्रोल डीजल। जरा ध्यान दीजिए तो पिछले एक साल में इन सभी चीजों के दामों में 30 रुपए से 90 रुपए के बीच इजाफा होता गया है और ये इतना धीरे धीरे हुआ, यानी पूरे 12 महीने बराबर दाम बढ़ाया गया और हम सब ने इस पर कोई शोर नहीं मचाया। 9 फरवरी को दिल्ली में पेट्रोल का दाम 87 रुपये तो मुंबई में करीब 94 रुपये तक पहुंच चुका है, जबकि मुंबई में पिछले साल यही पेट्रोल 74 रुपये प्रति लीटर था। रसोई गैस के दाम में भी हर माह 30 से 40 रुपये बढ़ते गए और फरवरी में 14 किलो का घरेलू गैस सिलेंडर 722 रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले साल करीब 549 रुपये था। एक कंपनी की गोल्ड नाम से बिकने वाली चाय 360 रुपये किलो से बढ़कर इस समय 645 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रही है। दाल, तेल और प्याज का भी हाल कुछ ऐसा ही है। ऐसी कुछ वानगी भर हम आपको बता रहे हैं और ऐसी बढ़ोतरी से साफ है कि बाजार पर सरकार का कोई खास नियंत्रण नहीं है। दाम बढ़ाना और मन माफिक मुनाफा कमाना दोनों ही बाजार का एजेंडा है और पिस रहा है मध्यम और गरीब वर्ग। जनता के लिए जनता के द्वारा चुने गए जनता के नुमाइंदों को भी महंगाई की फिक्र नहीं लग रही है, क्योंकि आपसी तू-तू मैं-मैं के तमाशे के अलावा किसानों का आंदोलन और सरकार की नाकामियों पर ही विपक्ष का फोकस है। और इस तरह महंगाई की आंच में सियासत की ठंड भी दूर हो रही है और राजनीति की रोटियां भी सेकी जा रही हैं। लेकिन मध्यम वर्ग, जिसे इस बजट में भी कोई खास फायदा नहीं मिला है, वो इस महंगाई से सबसे ज्यादा परेशान है। महंगाई के डंक के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता अरविंद सिंह मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय मौजूद हैं, अर्थशास्त्री अखिल स्वामी मौजूद हैं और मार्केट एक्सपर्ट बाजार विशेषज्ञ मनीष गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी साहब, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। महंगाई बढ़ रही है, इसके मायने क्या हैं और इसको मापने का थर्मामीटर क्या है? देखिए, जो महंगाई है उसका जो बेसिक इंडिकेटर है वो है डिमांड सप्लाई गैप। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो दो वजह से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, या तो डिमांड बढ़े सप्लाई न बढ़े, या डिमांड उतनी ही रहे और सप्लाई कम हो जाए। देखिए, समस्या तब होती है जबकि इन्फ्लेशन बढ़े और विकास ना हो, ग्रोथ ना हो और इन्फ्लेशन बढ़े, तो उसे हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन की स्थिति। देखिए, वास्तविकता में अगर महंगाई 5% की हो और किसी की तनख्वाह 10% बढ़ जाए तो समस्या नहीं है। समस्या यह है कि इन्फ्लेशन हो और आपकी तनख्वाह या तो कांस्टेंट हो जाए, स्टैग्नेंट हो जाए या कम हो जाए। तो यह है समस्या। जो परचेजिंग पावर है, जो मिडिल क्लास की प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत लोगों की जो परचेजिंग पावर है, जो सीनियर सिटीजन्स की परचेजिंग पावर है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो 2 साल पहले 8% था, आज घट के अगर 6% हो गया है। और अगर छोटा उद्योग, एमएसएमई और छोटा व्यापारी और जो निम्न वर्ग का आदमी है, अगर उसकी परचेजिंग पावर, अगर उसकी इनकम कम हो गई है तो उसको भीषण चोट लगती है अगर दाम बढ़ते हैं। आपके हिसाब से जो मध्यम वर्ग है इस समय परेशान है, बजट से भी जो उम्मीद थी वो नहीं मिल पाया और साथ ही साथ नौकरियां जा रही हैं, कुछ सेक्टर्स में आर्थिक मंदी दिखाई दे रही है, कोरोना काल में सैलरीज भी कम हुई हैं, उसका सीधा असर उपभोक्ता की, आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है, लेकिन दाम जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी हाँ, देखिए, जहां तक पेट्रोल डीजल का भी जैसे हम लोग रेफरेंस लें, आज तो परमेश्वर की कृपा है कि क्रूड के इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं वो बहुत कम हैं अब। लेकिन 4-5 दिन से अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। तो सरकार के पास एक जो बहुत बड़ा स्रोत, बहुत आसान स्रोत है टैक्स कलेक्शन का, और वो टैक्स कलेक्शन का सोर्स, क्योंकि जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं वो $60 हैं और जो हमारे लोकल प्राइसेस हैं बहुत ज्यादा हैं। लेकिन एक देखिए, एक होता है डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेशन और एक होता है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेशन। अगर आप डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाते हैं तो अमीर को भी चोट लगती है और गरीब को भी चोट लगती है। अगर आप ऐसा टैक्स लगाएं जिससे अमीर को चोट लगे और गरीब को चोट लगे तो बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। दूसरी जो समस्या है कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस का जो प्रोपोर्शन था आज से 4-5 साल पहले, वो हट के बहुत कम हो गया है। और जो किसान वर्ग है जो आज आंदोलनरत भी है, अगर उसके इनपुट प्राइसेस बढ़ जाते हैं, अगर डीजल के प्राइस जो है वो पेट्रोल के प्राइस से केवल 10 रुपए कम हो जाते हैं और उसकी इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है और उसका जो सेलिंग प्राइस है वो नहीं बढ़ता, तो सबसे ज्यादा चोट उसको लगती है।
तो देखिए सरकार के लिए तो बहुत अच्छा स्रोत है कि आय बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी चीज है कि पेट्रोल डीजल पे आप सेस लगाएं या एक्साइज बढ़ाएं या टैक्सेस बढ़ाएं। लेकिन जो मध्यम वर्ग निम्न वर्ग जिसकी परचेजिंग पावर इफेक्टेड है, एक तरफ उसकी इनकम नहीं बढ़ रही, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तीसरी तरफ पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ रहे हैं, और अगर ये इंटरनेशनल प्राइसेस जो $56 से हो गए $60 पिछले 10 दिन के अंदर, अगर इसी तरह से बढ़ती रहे तो स्थिति को समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और भारत सरकार को कोई ऐसे निर्णय लेने की आवश्यकता है जिससे हमारी अर्थव्यवस्था पे कोई कुछ दुष्प्रभाव न पड़े। आऊँगा स्वामी साहब आपके पास। अरविंद सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अरविंद जी, आपसे समझना चाहेंगे, बजट में जितनी उम्मीद थी उतना मध्यम वर्ग को नहीं मिल पाया है, टैक्स स्लैब में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और अगर महंगाई की बात करें तो पेट्रोल डीजल के दाम देख लीजिए, एलपीजी के दाम देख लीजिए, सब्जियों दूध के दाम देख लीजिए, बेतहाशा बढ़ रहे हैं। आदमी की परचेजिंग पावर लगातार खत्म होती जा रही है, उसकी जेब में पैसा नहीं जा रहा। सरकार से उम्मीद है, ये कहा जाता है मोदी है तो मुमकिन है। मध्यम वर्ग ने बड़ी उम्मीद लगाई है सरकार से। जिस ट्रैक पर गाड़ी चल रही है आपको लगता है कि सब ठीक है? देखिए, आपने कहा मोदी है तो मुमकिन है, मैं इस बात को मानता हूँ। जिस तरह से कोरोना महामारी आई है और ये अनएक्सपेक्टेड थी और संसार के बड़े बड़े देश, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इससे हिल गई, लेकिन भारत ने इतना बढ़िया तरीके से इसको हैंडल किया है हर क्षेत्र में। अब देखिए, भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है, चाइना से हमारा जो इंपोर्ट होता था वो कम हुआ है, लेकिन एक्सपोर्ट हमारा बढ़ गया है। हम गरीबों को खाद्यान्न फ्री में लोगों तक पहुंचाए हैं। उज्ज्वला जिनको कनेक्शन दिया गया था फ्री में हमने गैसेस दी है। हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, तो ये बेहतरीन काम है। और जहां तक महंगाई की बात है, अभी गवर्नमेंट अर्थव्यवस्था को बूस्टअप लाने के लिए लगातार उसमें फंड डाल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग से फंड की व्यवस्था की है। और कोरोना महामारी के समय में आपने देखा होगा 20 लाख करोड़ की स्पेशल फंडिंग की व्यवस्था की गई थी। इसके नाते मार्केट में तेजी आ रही है, तेजी के नाते डिमांड बढ़ रहा है, और डिमांड के नाते थोड़ी सी महंगाई बढ़ना तेजी का संकेत बहुत अच्छा होता है। इसका मतलब अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ नहीं जा रही है, अर्थव्यवस्था ऊपर जा रही है। और जहां तक दूध, फल, सब्जी, अनाज की आप बात कर लीजिए, तो पिछले साल और इस साल और पहले की सरकारों से भी तुलना करेंगे तो महंगाई दर इतना नहीं है। हाँ, पेट्रोलियम पदार्थ जरूर महंगे हुए हैं, डीजल जरूर महंगा हुआ है, पेट्रोल जरूर महंगा हुआ है, गैस जरूर महंगा हुआ है, लेकिन इसके लिए सरकार ने अभी नहीं, बहुत पहले कहा था कि इस पे नियंत्रण लगाने के लिए आवश्यक है कि इसको जीएसटी के अंदर लाया जाए। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट और जो विपक्षी सरकारें हमारी हैं वो तैयार नहीं हुई। उनकी जहाँ विपक्षियों की सरकार है वो तैयार नहीं हुए। यदि जीएसटी में हम लाते तो इस पे हम नियंत्रण रख पाते। दूसरी बात यह है कि कोरोना के नाते पेट्रोलियम पदार्थ नीचे आए थे, लेकिन अब अचानक पूरे विश्व भर में मांग बढ़ रही है, और उस अनुपात में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के जहां पे उत्पादन होते हैं उत्पादन नहीं हो पाता। तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे सरकार को दो चार होना पड़ रहा है। सरकार के सामने चैलेंजेस बहुत हैं। अर्थव्यवस्था को पटरी पर रखना, जहां तमाम देशों की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, वहां अगर जीडीपी की बात करें, एनडीपी की बात करें, तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार उसको संभालने में कामयाब रही है। ये दावा है भारतीय जनता पार्टी का। अजय उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए लगातार फंडिंग कर रही है सरकार, और ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। ठीक है, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी बढ़ रहे हैं, लेकिन जो सरकार की नीतियां हैं वो ठीक हैं। भूपेश जी, पूरा देश देख रहा है। आपने भी जो पूरी आज ये महंगाई पर डिबेट किया, अच्छा लगा। कम से कम आप जैसे कुछ अच्छे चैनल के लोग हैं जो इन मुद्दों पर भी, जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर डिबेट आज कर रहे हैं। पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है, पूरी जनता त्राहिमाम कर रही है, और सरकार जो है टैक्स वसूली में जो है मस्त है। ऐसे कैसे चलेगा? आप पेट्रोल और डीजल की बात अभी हो रही थी, 2014 में सबने देखा है कि क्या इंटरनेशनल मार्केट में 108 रुपए प्रति बैरल जो है, डॉलर प्रति बैरल था रेट उसका, और कच्चे तेल का उस समय कितना मिलता था? पेट्रोल का दाम 71 रुपए 41 पैसे था और डीजल का 55 रुपए 49 पैसे था। आज क्या है? आज जब आधे से भी कम है इंटरनेशनल मार्केट में डीजल कच्चे तेल का, तो हमें कितना उपलब्ध हो रहा है? आपने खुद ही दिखाया प्रोमो में किस तरह से 94 रुपए तक हो गया है। इनके ही भाजपा के नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी ने कुछ दिन पहले ट्वीट किया था और कहा भी था कि राम के देश में तो 93-94 रुपए पेट्रोल है, सीता के देश नेपाल में 53 रुपए है, और रावण के देश में 41 रुपए है। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, जो सच्चाई है। याद कीजिएगा, जब ये पेट्रोल डीजल की दाम जब यूपीए के समय बढ़ती थी तो सीने स्टार 3 है, AAA मैं मानता हूं उनको आजकल,
अनुपम खेर, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन तक कहते थे कि हमारे ड्राइवर लेट हो गए। क्यों? क्योंकि उनको वो जब पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया, इसके कारण वो बाइक से नहीं आ पाए, साइकिल से आ पाए। अब क्या पता वो हवाई जहाज से मंगा रहे हैं, कभी कोई ट्वीट भी नहीं करते, बाकी मुद्दों पर जरूर ट्वीट करते हैं। मेरा मानना है कि देश के आम लोगों को भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है। विपक्ष तो ध्यान दे ही रहा है, हमारी सरकार, हमारे जो भी राज्यों में सरकारें हैं वो भी चाहती है कि जब वन टैक्स और जीएसटी का मामला पूरा नेशन में है तो क्यों नहीं इस पर भी होना चाहिए। अरविंद जी ने सरेआम झूठ कहा इस बात को कि विपक्षी सरकारें नहीं चाहती, हमारी सरकार कभी ऐसा नहीं करती। हम आज भी चाहते हैं केंद्र सरकार उस पर आगे बढ़े। और चलिए, मनीष गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, मार्केट हमारा एक्सपर्ट। मनीष जी, अर्थव्यवस्था का बंटाधार कर दिया सरकार ने, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों का ये आरोप है। बाजार का रुख क्या है, बाजार का मूड क्या है, आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर महंगाई की बात करें तो ये बात निर्विवाद रूप से सत्य है कि महंगाई बढ़ी है। और अगर इसके मूल कारणों पर जाएं तो ये हमें मानना पड़ेगा कि इसके मूल कारणों के पीछे तेल है, पेट्रोल और डीजल, जिनसे एक एक करके लगभग सभी कॉस्ट पर इंपैक्ट पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन बढ़ती है और ट्रांसपोर्टेशन की बढ़ती है तो उनके कॉन्ट्रैक्ट बढ़ जाते हैं, तो अपना फ्रेट ज्यादा चार्ज करना शुरू। तो महंगाई निश्चित रूप से बढ़ी है। लेकिन दूसरी तरफ देखें, शेयर मार्केट तेजी से दौड़ रहा है। इसका मतलब है निवेशकों का फेथ हिंदुस्तान में, हिंदुस्तानी कंपनियों में आगे भी बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। तो ऐसे में हमें समझना होगा ये विरोधाभास कैसे। ये विरोधाभास ऐसे है क्योंकि काफी समय से, अच्छा एक और बात ध्यान देने लायक ये है कि लास्ट के 2 महीनों में जीएसटी का कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ हुआ है। 1 लाख करोड़ से ऊपर हुआ है दोनों साल में। 1,16,000 करोड़ और 1,21,000 करोड़। तो अब हमें समझना पड़ेगा कि जब पिछले काफी समय से जब अर्थव्यवस्था रुकी हुई थी कोरोना के लॉकडाउन के, और बाद में जब धीरे धीरे खुलनी शुरू हुई, तो नतीजा ये निकला तो दौड़ पड़े खरीदारी करने। व्यापारी वर्ग चतुर होता है, जब उसका सामान बिकना शुरू होता है वो सामान की कीमत बढ़ाने लगता है ताकि मुनाफाखोरी कर सके। तो ऐसे में महंगाई बढ़ रही है। ये थोड़े समय का खेल है। जैसे ही ये लोगों का स्टोरेज की क्षमता खत्म हो जाएगी, जैसे ही लोगों के पास पैसा कम होने लगेगा, ये परचेज थोड़ी बैलेंस हो जाएगी और रेगुलर फ्लो में बहने लगेगी। ऐसे में हमें समझ लेना पड़ेगा कि अभी जो महंगाई है तात्कालिक रूप की है, अगले 2 से 3 महीनों में इस पर जरूर असर आए। स्वामी साहब, आप इत्तेफाक रखते हैं गुप्ता जी की बातों से कि शॉर्ट टर्म महंगाई है और जैसे ही परचेजिंग पावर खत्म होगी या लोगों के पास स्टॉक पूरा आ जाएगा तो उसके बाद महंगाई जो है नियंत्रण में आ जाएगी, या इससे अलग राय आपकी? देखिए, जो मूल, जैसे गुप्ता जी ने कहा, बिल्कुल ठीक बात कही कि शेयर मार्केट का और जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनके बीच में कोई तारतम्य नहीं है आज की स्थिति में। उसका कारण क्या है? 2 मुख्य कारण हैं। पहली बात, पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री के अंदर इंटरेस्ट रेट जो हैं वो लोएस्ट लेवल पे हैं, या तो नेगेटिव हैं या 0 हैं या 2% है। और हिंदुस्तान में भी जो 8% का इंटरेस्ट रेट था वो घट के 6% का है। तो अगर 4% का इन्फ्लेशन हो और 6% का बॉन्ड में और फिक्स डिपॉजिट में आपका रिटर्न हो तो लोगों का जो रुझान है वो शेयर मार्केट की तरफ होता है। दूसरी बात यह है कि यूरोप और अमेरिका में पूरी तरह से इतनी ज्यादा मार्केट में लिक्विडिटी झोंक दी है। यह केवल हिंदुस्तान की स्थिति नहीं है। अमेरिका का जो डाउ जोन्स था वो हमेशा 12-13 हजार पे रहता था, 30 हजार के लेवल पे है। निक्केई को आप देखें, पूरे विश्व के सारे शेयर मार्केट्स अपने टॉप लेवल पे हैं, क्योंकि लोगों के पास आज की तारीख में कोई विकल्प नहीं है। एक तो मार्केट में लिक्विडिटी है, तो इकोनॉमिक इंडिकेटर। अच्छा, दूसरी बात आप हिंदुस्तान में देखिए, आपने जब कॉर्पोरेट टैक्स कम किया, अगर आप किसी भी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका कम हुआ है, लेकिन क्योंकि टैक्सेशन कम हुआ है इसलिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका कम हो गया है। तो जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम हो जाएगा और लोगों का बढ़ जाएगा और टैक्सेशन कम होने की वजह से उनका पैट बढ़ जाएगा, तो मानी बात है प्राइस अर्निंग रेशियो, अर्निंग पर शेयर के हिसाब से शेयर मार्केट उसको ज्यादा वैल्यू करेगा। तो देखिए, आज की तारीख में अगर इंडियन इंस्टीट्यूशन और फॉरेन इंस्टीट्यूशन के जो परचेजिंग डाटा है पिछले 7 महीने का आप देखें, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने $बिलियन सारे मार्केट्स में इंडक्ट किया है। और अगर आप रुचि शर्मा का एक डिस्कशन 4-5 दिन पहले मैं सुन रहा था, ये लो इन्फ्लेशन, लो इंटरेस्ट रेट रिजीम थी 1 साल की। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा और इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो शेयर मार्केट से पैसा किसी समय भी निकलकर डेट मार्केट में जा सकता है। तो ये बहुत ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। मेरा जो निवेदन है वो मात्र ये है, आज के तारीख में क्योंकि इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस कम हैं, इसलिए गवर्नमेंट के पास एक बफर है इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्च करने का।
और ऐसा ही हो कि इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस बहुत ज्यादा अगर बूस्टअप ना करें, क्योंकि अगर ये $100 हो गए जैसे 2012-13 में थे और सरकार एक सीमा के बाद दाम नहीं बढ़ा पाएगी, तो ये जो बफर है आपका खत्म हो जाएगा। और ये मानी बात है कि क्रूड प्राइसेस का और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का डायरेक्ट कोरिलेशन। स्वामी साहब, सरकार अपनी पॉलिसी में थोड़ा सा चेंज करके लोगों को कुछ राहत दे सकती है। देखिए, मेरा तो एक निवेदन है, बिल्कुल स्पष्ट निवेदन है, राष्ट्र हित में है, अच्छा लगे या बुरा लगे, हिंदुस्तान में लोगों के पास घर के अंदर $16 ट्रिलियन का सोना है। 2.5 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन डॉलर की आपकी इकोनॉमी है और हर भारतीय की एक सनक है कि वो अपने घर में सोना रखता है। और सोना जो है, जो सोने बेचने वाले हैं उनको जरूर बुरा लगेगा, ज्वेलरी की दुकान वाले हैं उनको जरूर बुरा लगेगा, लेकिन देश की आर्थिक विकास में सबसे बड़ा बाधक अगर कोई है तो सोना है। अगर एक सरकार स्कीम ले आए, आज की तारीख में ले आए कि ये सोना लोग परचेजिंग बंद करें और घर से निकालें, और गवर्नमेंट इस पैसे का $16 ट्रिलियन आप सोचिए, तो चीन और हिंदुस्तान में सोने की इतनी ज्यादा परचेजिंग है जो कि नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, और ये हर घर में है। कितनी मार्केट के अंदर लिक्विडिटी आ जाएगी। अगर आप यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट के अंदर देखें, वहां इक्विटी और डेट मार्केट में कितना पैसा फ्लो होता है। हिंदुस्तान में सारा का सारा पैसा सोने में और रियल एस्टेट में फ्लो होता है। सिंह साहब, जिस तरीके से सरकार की नीतियां हैं, उस तरीके से लग रहा है आपको कि गाड़ी जो है वो ठीक ट्रैक पे जा रही है? और जिस तरीके से स्वामी साहब ने कहा कि हमारे देश में इतना सोना है और वो कहीं ना कहीं विकास में बाधक है, अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में बाधक है, अगर वो नहीं निकलता है और बाजार में पैसा नहीं आता, उसके लिए सरकार के पास क्या प्लान है? देखिए, स्वामी सर इकोनॉमिस्ट है, इनके इस बात से मैं सहमत हूँ कि लोग यदि गोल्ड में कम परचेजिंग में पैसा कम लगाएं और उसको इन्वेस्टमेंट करें मार्केट में, तो देश के लिए ज़्यादा फायदा होगा। और सरकार के ध्यान में ये बात है, और ये सरकार जब आई तो पहले ही कार्यकाल में गोल्ड बॉन्ड करके एक स्कीम लाई थी, और कई सारे स्कीम है, और गवर्नमेंट हमेशा प्रोत्साहित करती है कि आप गोल्ड सीधे न खरीद कर गोल्ड बॉन्ड खरीदें, वो देश के लिए ज़्यादा उपयोगी है। लेकिन आपको पता है इस देश का नेचर है, और सोने के प्रति लोगों की एक उससे इतना लगाव है कि लोग परचेजिंग करते ही करते हैं। एक बात। दूसरा, अजय उपाध्याय जी अभी 2-3 बातें बोले, मैं उसका जवाब देना चाहूँगा। एक तो उन्होंने उल्लेख किया राम का देश और रावण का देश। मैं अजय उपाध्याय जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। कम से कम इस देश को उन्होंने राम का देश माना, तो नहीं तो इनके सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा था कि राम का जो कैरेक्टर है वो काल्पनिक है, राम का कभी जन्म ही नहीं हुआ। नहीं, पता नहीं ये मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, ये तो कह रहे सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा राम का देश, इन्होंने भी माना। दूसरा, स्वामी जी को इन्होंने कोट किया। स्वामी जी ने आदरणीय सोनिया जी के लिए, आदरणीय राहुल जी के लिए और कांग्रेस पार्टी के जो ऑफिशियल जीजा जी हैं उनके लिए भी बहुत कुछ चीजें कही है, जरा उसका भी उल्लेख करते तो अच्छा रहता। तीसरी बात, पेट्रोल और डीजल पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार रेट बढ़ा रही है। एक पेट्रोल और डीजल तो हमारे देश में होता नहीं है, बाहर से हम लेते हैं, और उसको कम करने के लिए केंद्र सरकार ने बहुत ईमानदारी से पहल किया और कहा उसको जीएसटी के तहत लाया जाए। लेकिन इसी कांग्रेस ने पूरे जीएसटी का विरोध किया। पेट्रोलियम पदार्थों को तो इसके अंदर लाने की जो बात है उसको तो आप छोड़ ही दीजिए। और तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की जहां सरकारें हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो या छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, हमारे मित्र अजय उपाध्याय जी से पूछिए कि पेट्रोल प्राइसेस को कम करने के लिए उनका जो शेयर है टैक्स का, उसको कितना घटाया है। ऑलमोस्ट इन लोगों ने 1.5 और दूना कर दिया है अपना टैक्सेस बढ़ाकर। तो शासित राज्यों में जहां पर आपकी सरकार है, आप भी वहां पर टैक्स नहीं घटाते हैं। वहां पर टैक्स कम करें तो कम से कम वहां की जनता को राहत मिले। और महंगाई के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार कांग्रेस भी है। जब ये जीएसटी की बात करते हैं, पेट्रोलियम पदार्थों को उसमें लाने की बात करते हैं, तब आप रोड़ा अटकाते हैं। जवाब दीजिए अजय। देखिए, पहली बात तो 32 रुपये 98 पैसे, लगभग 33 रुपए पर लीटर। अजय जी, एक मोटी मैं सवाल पूछता हूं, मेरी बात सुन ले एक बार, पहले उनका जवाब सुन लेते हैं। लगभग 32 रुपए डीजल पर ले रही है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार लगभग 61% जो है ये पूरे एक्साइज ड्यूटी अपना जो है टैक्स के रूप में ले रही है, और 19 लाख करोड़ रुपए पिछले 6 साल में इस पेट्रोल और डीजल से वसूली है। ये लोगों के, आम लोगों के जेब को काट करके तिजोरी भरने का काम किया है। जहां तक बात अभी राम रावण सीता की बात कर रहे थे, ये मैं नहीं कर रहा था, इन्हीं के हैं माननीय सांसद जी। उस सांसद जी से एक बार पूछते कि ऐसी क्यों बात है, और उसका जवाब इनको खुद देना चाहिए, मुझसे जवाब ना सोनिया जी और राहुल जी के बारे में भी बहुत बातें की हैं, उसका भी उल्लेख कर लीजिए। यहाँ पे शब्द नहीं बोला है,
अरविंद जी एक शब्द भी नहीं बोला है, तो सुने आप भी, धैर्य रखें। ये महंगाई का मुद्दा है, देश का गरीब आम किसान मजदूर जो छोटे छोटे रेडी पेट्री वाले लोग हैं, वो लोग बहुत धैर्य से अपनी नमक और रोटी और प्याज बचाने की आज राह पे हैं, और आपकी सरकार नहीं सुनती है। आप सुन लें कम से कम उन गरीबों की आवाज पर। आज बड़ा अच्छा मुद्दा महंगाई पर इन्होंने डिस्कशन रखा है। मुद्दा है राम को किसने स्वीकारा नहीं स्वीकारा। एक तो झूठ का प्रचार भाजपा और आरएसएस करती रहती है। सुप्रीम कोर्ट में आपका लिखित मंदिर में का ताला हमने एफिडेविट है खुलवाया और था। आप कह रहे हैं मंदिर के चैनल नाम पे, पे हमने राष्ट्रीय चैनल राजनीति पे नहीं मनीष की। जी, प्रचार कर मंदिर के रहे हैं। नाम पे मनीष हमने जी, राजनीति की है और सरकार आप- महंगाई की तरफ से ध्यान हटाने के लिए, सरकार महंगाई की तरफ से ध्यान हटाने के लिए चीन, पाकिस्तान, राम मंदिर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, इन सब बातों पर आ जाती है। ये कांग्रेस का आरोप है। मनीष जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। स्वामी साहब, यही सवाल आपसे लगता है आपको? फिर 10 सेकंड मुझे देखिए, वास्तविकता में भारत ऐसा राष्ट्र है जहां पे इतनी ज्यादा आंतरिक शक्ति है और इतनी ज्यादा आध्यात्मिक शक्ति हमारे है कि हमें पाकिस्तान चीन से घबराने की आवश्यकता नहीं है, अगर हम संगठित रहे तो। अगर हमारी समरसता बनी रही, हमारी नहीं, सामाजिक समरसता बनी रही सवाल तो। मेरा ये है कि महंगाई की बात ना हो, एलपीजी की बात ना हो, दूध सब्जी फल इसकी कीमत बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही है, तो ठीक है, लोगों को डाइवर्ट कर दो, मुद्दा दिखा दो, चीन हमला कर रहा है, चीन तैयारी कर रहा है, तो लोगों का ध्यान वहां चला देखिए, जाएगा। मेरा निवेदन तो ये है, इस समय भारत की जो प्राथमिकता है वो केवल अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। केवल अर्थव्यवस्था। अगर हमारे देश में लोगों के हाथ में पैसा हो, अगर उनकी परचेजिंग पावर बढ़े, प्रोडक्शन में हमारे किसानों ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, हर चीज भरपूर है। अगर लोगों की परचेजिंग पावर हो, आपको पता होगा बंगाल में आज से करीब 100 साल पहले एक भयंकर अकाल पड़ा था। उस अकाल में हजारों लोग मरे थे। इसलिए नहीं मरे थे कि गोदानों के अंदर अनाज नहीं था, लोग मरे इसलिए थे कि लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं थी। लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर की आवश्यकता है। तो चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इस समय जो देश की एकमात्र प्राथमिकता है वो अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की होनी चाहिए। क्योंकि आज की तारीख में जो लड़ाइयां होंगी ये तोपों से और हवाई जहाजों से और प्लेन से और फाइटर प्लेन से नहीं होंगी, अर्थव्यवस्था से होंगी। जिसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी वही पूरे विश्व में शासन करेगा। और इस समय हिंदुस्तान के पास एक बहुत बड़ा अवसर है। चीन अलग थलग हो गया है, चीन एक दुष्ट राष्ट्र, पूरा विश्व उसका साथ छोड़ने के लिए तैयार बैठा है। इस समय अगर हिंदुस्तान उस मौके का फायदा उठाए, पूरा विश्व हिंदुस्तान में, क्योंकि हम एक आध्यात्मिक देश हैं, अगर हमारे देश में पैसा एफडीआई इन्वेस्टमेंट आए और इंडस्ट्री लगे और उनको ये रिसेप्शन मिले कि हम लगाएंगे, 5 साल के बाद चीन बिल्कुल पीछे चला जाएगा और एक अर्थव्यवस्था के मामले में हिंदुस्तान एक बड़ी शक्ति बन के उभरेगा। चलिए मनीष जी, समझना आपसे ये चाहेंगे, आपने बताया कि शॉर्ट टर्म के लिए ये महंगाई है, 2-3 महीने में जैसे ही परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी लोगों की और जब स्टॉक उनके पास कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे ये कीमतें जो हैं वो नियंत्रण में आएंगी। आपको लगता है कि जिस तरीके से सरकार की नीतियां हैं उससे परचेजिंग पावर बढ़ेगी, बिचौलियों पर लगाम कसेगी और जो मुनाफाखोर हैं उन पर लगाम कसेगी? सरकार जिस तरीके से नीतियां अपना रही है उससे सब कुछ होता दिखाई देगा आपको 2-3-4 महीने में? निश्चित रूप से दिखाई देगा। जैसे अभी अखिल साल स्ट्रक्चर पर जितना काम होना चाहिए वो बहुत आवश्यक है। अब पेट्रोल डीजल पर अब इतना गैप है, क्रूड ऑयल को रेट को देख लें, टैक्सेशन का वॉल्यूम देख लें, तो हम देखेंगे कि बहुत बड़ा गैप है और बड़ी मात्रा में सरकार फंड इकट्ठा कर रही है। और ये आज से नहीं है, जब से मोदी सरकार आई तब से कर रही है। तो उसका नतीजा क्या दिख रहा है? आज तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब जब तेजी से सड़क बन रही है, सड़क बनाने के मामले में तो विश्व रिकॉर्ड बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? जैसे ही एक बार फंड का फ्लो हुआ, कंप्लीट हुआ, वहां से रेवेन्यू जनरेट होना शुरू होगा, जिससे वहां के लोगों ने जो पैसा कमाया वो खर्च होना शुरू होगा। तो इस तरीके का सर्कुलर मूवमेंट जो मनी का लगातार सब जगह घूमेगा। जिस तरीके से जीएसटी का कलेक्शन बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या? सेल परचेज हो रही है। तो जैसे ही ये इक्वलाइज होगी, लोगों की खरीदने की जो चाहत है वो खत्म हो जाएगी। अभी लोगों को डर लगता है दिल्ली में कि बॉर्डर बंद हो रहे हो, सामान खरीद के रख लो। अब हमें लग गया कि बॉर्डर बंद नहीं होगा तो सामान नहीं खरीदा जाएगा, तो मुनाफा वसूली कम हो जाएगी। और जैसे ही सरकार को लगेगा कि 6 महीने में काफी पैसा इकट्ठा हो गया है, वो धीरे धीरे इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए पेट्रोल डीजल के प्राइस को नीचे लाती जाएगी। और जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल के प्राइस नीचे आते जाएंगे, एकदम से दामों में कमी होगी। चलिए अरविंद जी, कहीं ना कहीं अच्छे संकेत भी हैं
और सरकार की जो नीतियां हैं उसको मार्केट के जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि ठीक है, अगर आप जो नीतियां अख्तियार कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं रेवेन्यू बढ़ रहा है और जहां पर आप अभी पैसा खर्च कर रहे हैं वहां पर प्रोजेक्ट पूरे होने के बाद वो पैसा कहीं ना कहीं और फ्लो में आएगा, मार्केट में आएगा, तो उससे कहीं ना कहीं महंगाई कम होगी। जी देखिए, मनीष जी के बात से मैं सहमत हूँ। सरकार का डायरेक्शन सही है और अर्थव्यवस्था बिल्कुल पटरी पे है और तेजी से आगे बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी। और इसको ध्यान, जैसे हमारे स्वामी जी ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है, अपने पैरों पे खड़ा रहना बहुत जरूरी है। तो सरकार ने इसको जाना है और इसको लागू किया है और हमारा मिशन है आत्मनिर्भर भारत। चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, और सब में हम बेहतरीन प्रदर्शन भी कर रहे हैं। मैं अजय उपाध्याय जी से पूछना चाहता हूं और इनको बताना चाहता हूं कि ये राष्ट्रभक्तों की सरकार है, ये कोई कांग्रेस की सरकार नहीं है जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से जिसका समझौता हो और चीन से दलाली में पैसे लेके चीनी कंपनियों को एंट्री कराती हो। हमने ठाना है कि अपने देश के कंपनियों को, अपने देश के उद्योगों को, अपने देश के मजदूरों को और अपने देश के किसानों को समृद्ध करेंगे, सुदृढ़ करेंगे, आत्मनिर्भर देश को बनाएंगे, तभी देश का हित होगा। वक्त की कमी है देश का स्वामी साहब, होगा। चलते चलते आपसे कंक्लूड करूंगा। जितनी सरकार दिखाने की कोशिश कर रही है, हालात उतने सामान्य या चिंताजनक? देखिए, जो मेरा व्यक्तिगत जो मुझे लगता है समस्या है, दर्द है, और ये बेहतर है कि जो समस्या है, जो दर्द है, उसको स्वीकार किया जाए और उसका निस्तारण किया जाए। क्योंकि अगर आप बीमारी को या जो समस्या है उसे इग्नोर करेंगे तो आज बिल्कुल बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर जो वर्ग चला गया था पिछले 20-25 साल के अथक प्रयास से, वो पीछे खिसक के नीचे आ गया है। समस्या है जो छोटे लोग हैं उन पे समस्या बहुत ज़्यादा है, मध्यम वर्ग जिनकी तनख्वाहों में कटौती हुई है, नौकरी छूट गई है, समस्या है। जो बुजुर्ग वर्ग है जिसका इंटरेस्ट रेट से इनकम होती है वो कम हो गई है, समस्या है। समस्या को स्वीकार किया जाए। जितने बुद्धिजीवी हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सारे मतभेदों को भूलकर राष्ट्र हित में एकत्रित होकर इस समस्या का समाधान ढूंढें। लेकिन दर्द है, इसे इग्नोर न करें। हालात जो हैं वो उतने सामान्य नहीं दिखाई दे रहे हैं और उन पर ज़्यादा और जल्द से जल्द कुछ और नीतियां अख्तियार करनी पड़ेंगी। लेकिन विपक्ष का कहना है कि उस शख्स से पूछा जाए जो रोजी रोटी के चक्कर में और महंगाई के चक्कर में पिसता जा रहा है और दाम बढ़ते जा रहे हैं, उसकी आय के स्रोत नहीं बढ़ पा रहे हैं। सरकार का कहना है कि पूरी तरह से कोशिश ये हो रही है कि आम आदमी को राहत दी जाए, लेकिन सरकार के पास भी विकल्प जो है वो सीमित है। फिलहाल अरविंद सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे साथ बड़ी बहस में जुड़े, बहुत शुक्रिया। अजय उपाध्याय, आपका भी बहुत शुक्रिया। अखिल स्वामी साहब, एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मनीष गुप्ता जी, मार्केट एक्सपर्ट, हमारे साथ बने रहे, बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। फिलहाल इजाजत, सहारा प्रणाम।